तो अब हम बात करेंगे इस वीडियो में मेंडल के प्रथम नियम के बारे में। देखो कल भी मैंने आपको एक कोड बता दिया था 231, ठीक है, 231, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक, सबसे पहले दूसरा दिया, फिर तीसरा दिया, जिसे हम पहला दूसरा मानते हैं, पहले सेग्रीगेशन फिर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और फिर ये, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए, लेकिन अगर हमसे कोई पूछता है कि पहला नियम कौन सा है, तो भैया प्रभाविता का ही बताओगे, दूसरा पृथक्करण का ही बताओगे, तीसरा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या स्वतंत्र अपव्यूहन का ही बताओगे। पहला और दूसरा नियम, पहला और दूसरा नियम, ये बताओ मेंडल के कौन से एक्सपेरिमेंट के आधार पर बने। तो हमें समझ में आया है मोनोहाइब्रिड क्रॉस या एक संकर संकरण पर आधारित प्रयोग के आधार पर बने। किसने बनाए? कार्ल कोरेंस ने बनाए। क्लियर है? चलो, तो अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभाविता का नियम। क्या कहा कार्ल कोरेंस ने, क्या समझा इस नियम के अनुसार, देखते हैं। देखो कार्ल कोरेंस ने 1901 में ही मेंडल के दूसरे प्रबलता और अप्रबलता के निष्कर्ष, यानी कि जो परिणाम दिया उसने, को प्रबलता के नियम या प्रभाविता के नियम के रूप में घोषित किया, जिसके अनुसार यदि किसी लक्षण के विपरीत कारक एक साथ साथ हों तो केवल एक कारक ही अपने आप को प्रकट करता है, और कौन सा प्रकट करता है? जो प्रबल होता है, जबकि अप्रबल उसकी उपस्थिति के कारण अपने आप को प्रकट नहीं कर पाता या वो बेचारा दबा हुआ रह जाता है। यही तो बात है। अरे कार्ल कोरेंस ने भी कुछ स्पेशल नहीं करा है, बस उसने ये बात बता दी यहां से ही देखकर कि यहां पर टोल बनता है। अभी नियम नहीं है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये टोल बना, जबकि ये तो था टॉल का और ये था ड्वार्फ का। तो बस उसने उठा के ऐसे छाप दिया इसे। उसने बताया कि भाई ये जब दो फैक्टर एक साथ आते हैं तो एक अपने आप को एक्सप्रेस करता है, एक छिपाता है, ठीक है। बस इसके आधार पर उन्होंने नियम बना दिया। क्या बना दिया? कि जब भी हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी तो उसमें एक फैक्टर अपने आप को प्रकट करेगा, जो प्रकट करेगा उसे हम प्रबल या डोमिनेंट कहते हैं, जो अपने आप को छिपाए रखता है उसे हम रेसेसिव कहते हैं, ठीक है। ये बात हमें समझ में आ रही है। मेन बात है कि हम नियम लिखेंगे कैसे, और 12th बोर्ड में भैया यही नियम पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। पेपर उठाकर देख लो लास्ट ईयर वाले भी, तो यही नियम पूछे गए हैं, ठीक है। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नियम वाले, तो हमें पता भी होने चाहिए हमें किस तरीके से लिखने हैं, ठीक है। तो हमने डाल दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभाविता का नियम या प्रबलता का नियम। प्रभाविता का नियम, भैया प्रभाविता का मतलब प्रबलता भी है, कभी कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। प्रभाविता या प्रबलता कैसे लिखेंगे, ध्यान दें। इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में वही लक्षण प्रकट होते हैं जो प्रभावी होते हैं, ठीक है। समझ में आया? इसकी हमने लैंग्वेज चेंज करके इस प्रकार से इसे नियम का रूप दे दिया है कि भैया क्या है, इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में वही लक्षण प्रकट होते हैं जो प्रभावी होते हैं, ठीक है। और जो लक्षण प्रकट नहीं होते हैं वो अप्रभावी कहलाते हैं। यही प्रभाविता का नियम है। ये हम थ्योरी लिख लेंगे, क्लियर है। अब एग्जाम्पल कैसे देंगे इसका, ये नियम तो तुम्हें लिखना ही है, फिर हम लिख लेंगे एग्जाम्पल, देख लेंगे एग्जाम्पल में। मेंडल ने इस नियम के लिए, ठीक है, देखो हम लिखने की बात बता रहे, मेंडल ने
नियम का मतलब क्या है? मेंडल ने तो एक्सपेरिमेंट किया, कॉल कोरेंस ने बस उन्हीं की भाषा में ये बात समझा दी। मेंडल ने इस नियम के लिए मटर के लंबे या मटर के शुद्ध, लंबे के अलावा भी हम शुद्ध लिखेंगे, लंबे होने की कंडीशन दो हैं, ये भी लंबा है और ये भी लंबा ही है, तुम इसे शुद्ध नहीं बोल सकते, ये शंका है। ठीक है, मेंडल ने इस नियम के लिए मटर के शुद्ध लंबे पौधे तथा शुद्ध लंबे पौधों के ब्रैकेट में लिख देंगे हम कैपिटल टी तथा मटर के शुद्ध बोने पौधे, शुद्ध बोने पौधों का मतलब स्मॉल टी के मध्य संकरण कराया तो प्रथम पीढ़ी के ब्रैकेट में क्या लिख देंगे F1 में सभी पौधे संकर लंबे प्राप्त हुए। संकर लंबे के ब्रैकेट में क्या लिख देंगे भैया हम कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, प्राप्त हुए अर्थात यहां पर लंबापन प्रभावी लक्षण तथा बोनापन अप्रभावी लक्षण है, ये हम बता देंगे। ये थ्योरी हमने लिख दी है, क्रॉस कैसे करके दिखाएंगे ये वाली बात हमें ध्यान देनी। हमने लिखा है मटर का शुद्ध लंबा पौधा, फिर लिखा हमने मटर का शुद्ध बोना पौधा। क्लियर है? शुद्ध लंबे को हमने कैपिटल टी, इसे स्मॉल टी, इसे पेरेंट जनरेशन, भैया इनमें रिप्रोडक्शन होगा या क्रॉस जिसे बोलते हैं, तो हमने पहले क्या बना लिए हैं गैमीट बना लिए हैं। ठीक है, इन्हें हमने क्या बोला है गैमीट। अब इनके मध्य देखो क्रॉस कैसे कराएंगे, इसका इससे। क्लियर है? तो ये इधर से ये वाला टी आएगा और उधर से ये वाला, इसका फिर इससे। समझ पा रहे हो ये टी और टी कैसे लिख रहा हूं मैं? क्लियर है? ये पीढ़ी बता दो जरा, F1 जनरेशन। देखो यहां ये सारे जो बने हैं टॉल बने हैं, लंबे बने हैं, लेकिन ये शुद्ध हैं या संकर हैं? बताओ, ये संकर हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही एलिल, जो दोनों एलिल हैं वो कैसे हैं बताओ? एक समान है, अलग अलग है? अलग अलग है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे संकर हो जाएंगे। चलो, तो यहां क्या बने हैं सभी, संकर लंबे पौधे। क्लियर है? इतनी बात, इतना हम दिखा सकते हैं। तो यहां तक तुम्हारा ये प्रभाविता का नियम पूरा हो जाएगा। क्लियर है? हम F1 पीढ़ी तक ही से दिखा देंगे। F2 पीढ़ी में भी प्रभाविता का नियम दिखाई देगा हमें, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पृथक्करण का नियम भी दिखाई देगा। जरा इनकी सेल्फिंग कराओ। ठीक है, लंबे लंबों की सेल्फिंग कराओगे तो देख लो जरा, इतना लिखना है लेकिन मैं तुम्हें करके दिखा रहा हूं। इसका इससे तो ये, इसका इससे तो ये, इसका इससे तो ये, इसका इससे तो ये। देखो इन दोनों को देखो, यहां भी तो लॉ ऑफ डोमिनेंस दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहां भी देखो कैपिटल टी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, तो यहां भी लॉ ऑफ डोमिनेंस है, लेकिन यहां लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी दिखाई दे रहा है। तो F1 और F2 पीढ़ी दोनों में ही प्रबलता का नियम दिखाई दे रहा है, जबकि F2 पीढ़ी में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या पृथक्करण का नियम दिखाई दे रहा है। समझ में आ रही है? तो हम केवल यहां तक कर लेंगे प्रभाविता का नियम। देखो नियम पूछे जाते हैं भाई,
एक्सपेरिमेंट नहीं पूछे जाते, नियम लास्ट ईयर भी पेपर उठाकर देखोगे तो पूछे गए। क्लियर है? अब हम बात करेंगे दूसरा नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या पृथक्करण का नियम, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखते हैं, देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। उससे पहले प्रभाविता के नियम के कुछ मुख्य बिंदु, इनके बारे में हम बात कर लें कि प्रभाविता के नियम के कुछ मुख्य बिंदु। सबसे पहला, कारक नामक जो विविक्त इकाइयों द्वारा लक्षणों का निर्धारण होता है तथा कारक जोड़ों में होते हैं। सबसे पहला तो रिजल्ट ये निकला कि भैया जो भी कारक होंगे वो फैक्टर होंगे, वो जोड़ों में होंगे। यदि एक कारक जोड़ों के दो सदस्य, यदि कारक जोड़ों के दो सदस्य असमान हो तो इन कारकों में से एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी हो जाता है, अर्थात एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी हो तो एक उनमें से अपने आप को प्रकट करेगा, दूसरे को दबा लेगा। अर्थात कारक जोड़ों के दो सदस्यों में से एक प्रभावी तथा दूसरा अप्रभावी होता है। तीसरा पॉइंट, प्रभाविता के नियम के द्वारा F1 में केवल एक जनक लक्षण प्रकट होना है तथा F2 में दोनों जनक लक्षणों के प्रकट होने की संकल्पना को समझा जा सकता है। F2 में 3:1 का अनुपात पाया जाना भी स्पष्ट हो जाता है। चलो, ये तो हमें सब पता है। अब हम दूसरे नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसके बारे में बात करेंगे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या पृथक्करण का नियम, इसे हम गैमीट या युग्मकों की शुद्धता का नियम भी बोलते हैं। ये भी हमें ध्यान रखना है, युग्मकों की शुद्धता का नियम या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। देखते हैं क्या बताता है युग्मकों की शुद्धता का नियम। इसे एक बार ऐसे देखेंगे, जब हमने F1 में सेल्फिंग कराया था तो ये बने थे, क्लियर है? ये 3 तो लंबे बने थे, एक बोना बना था और शुद्ध बोना। तो यहीं से कोलकोरेंस ने समझा कि ये जो पौधे हैं, लंबे पौधे हैं, इनके अंदर कोई फैक्टर एक ऐसा था जो छिपा हुआ था और F2 पीढ़ी में उसने आपको प्रकट किया है। और प्रकट भी कैसे किया है? बिना मिलावट के, प्योर आया है, बिल्कुल जैसा वो पेरेंट पीढ़ी में था ठीक वैसा ही वो अपने आप को F2 पीढ़ी में एक्सप्रेस करता है, अर्थात वो शुद्ध रहकर, यहां पर उसमें कोई भी किसी प्रकार की मिलावट नहीं हुई है। वो F2 पीढ़ी में बिल्कुल कैसा आया है? शुद्ध आया है। अर्थात जब इसके गैमीट बने होंगे तो देखो ये बना और ये बना। जब ये गैमीट बना तो गैमीट में जो ये फैक्टर आया वो फैक्टर पूरी तरह से कैसा आया? शुद्ध आया। क्लियर बात है? इसीलिए इसे हम बोलते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। चलो अब इसे लिखेंगे कैसे, हम देखते हैं। युग्मकों की शुद्धता का नियम कैसे लिखेंगे हम देखते हैं। सन 1901 में कोलकोरेंस ने मेंडल के तीसरे निष्कर्ष को पृथक्करण का नियम या विसंयोजन नियम के रूप में घोषित किया। समझ में आ रही है? तो 1901 में ये, 1901 में ही दूसरा। इस नियम के अनुसार एक आनुवांशिक लक्षण की विभिन्नताओं अर्थात तुलनात्मक रूपों के कारक कितने ही समय के लिए साथ साथ रहने पर भी अपने आप को नहीं बदलते या अपरिवर्तित नहीं रहते, अर्थात शुद्ध बने रहते हैं। ठीक है? मतलब क्या है कि भाई ये कितने दिन तक एक साथ रहें, कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन जो भी इनमें रिसेसिव होगा वो डोमिनेंट से डरेगा तो, दबेगा तो, लेकिन अपने आप में चेंज नहीं लाएगा। जब भी उसे मौका मिलेगा वो अपने आप को फिर दोबारा प्रकट करेगा। ठीक है? तो हम इसे लिख कैसे सकते हैं? ध्यान देंगे। इस नियम के अनुसार
इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी, ये भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर बेस है क्योंकि पहले एक्सपेरिमेंट से निकला है ये भी निष्कर्ष। इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं तथा या इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे पहला नियम से ऐड करेंगे। चलो इसे शुरू से देख लेंगे। इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में वही लक्षण प्रकट होते हैं जो प्रभावी होते हैं तथा द्वितीय पीढ़ी में इन्हीं लक्षणों का, जो P1 पीढ़ी में थे, ठीक है, तथा द्वितीय पीढ़ी में इन्हीं लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पुनः पृथक्करण हो जाता है। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं हम? फिर वही मेंडल ने इस नियम के लिए मटर के शुद्ध लंबे पौधे तथा शुद्ध बोने पौधे कैपिटल टीटी स्मॉल टीटी के मध्य संकरण कराया तो प्रथम पीढ़ी F1 में सभी पौधे संकर लंबे प्राप्त हुए तथा द्वितीय पीढ़ी F2 में लंबे तथा बोने पौधे 3:1 के अनुपात में प्राप्त हुए तथा जिनका जीनोटाइप 1:2:1 था। ये लिख लेंगे, क्रॉस करा कर देखते हैं जरा। शुद्ध लंबे प्योर लाइन में ही कराया है उन्होंने जब भी क्रॉस कराया। P1 गैमीट बनाए, क्या है ये? गैमीट। क्रॉस कराओ, इसे बोलते हैं फोर्क लाइन मेथड। ठीक है, चिमटी वाला मेथड। एक दूसरा मेथड और है जिसे हम बोलते हैं पुन्नेट चेकर बोर्ड या पुन्नेट का चेकर बोर्ड। बात करेंगे उसके बारे में भी। क्लियर है? इसका क्रॉस कराया, इतनी बात हमें समझ में आ रही है। ये कौन सी जनरेशन मिली है? F1 जनरेशन मिली है। अब इनके मध्य सेल्फिंग कराएंगे, अर्थात मैंने फिर ये उठा लिए हैं। ठीक है, तो क्या करूंगा? फिर गैमीट बनाऊंगा। ठीक है, क्रॉस कराओ, ठीक। तो ये कौन सी जनरेशन मिल जाएगी? F2। तो यहां देखो, ये कैसा मिला है? लंबा। ये कैसा है? लंबा। ये कैसा है? लंबा। अर्थात 3 तो कैसे मिले? लंबे। और ये कैसा मिला? बोना।